हम लोग बेटे बात ये पढ़ते हैं कि अगर आपके पास ये एक बडेड ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि अब एक और जगह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है और ये आपके पास कंजेनिटल का मतलब ये है बेटे कि पैदाइशी तौर पे उनको ये बीमारी होती है और जेनेटिकली ये बीमारी उनके साथ एसोसिएट करती है। जी बेटे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि यहां से पहले ओरिजिनेट हुई थी गोल्जी वेसिकल्स। ये गोल्जी वेसिकल फॉर्म द गोल्जी सोम्स, these गोल्जी सोम्स फॉर्म द लाइसोसोम्स। अगर आपके पास यहां से एक और बॉडी ओरिजिनेट होती है जो स्मॉलर साइज के कंपोनेंट है, दीज आर टर्म्ड एज माइक्रो बॉडीज and these micro bodies are either peroxisomes or these are glyoxysomes। जब कभी बेटे हम लोग पैरोक्सिसोम्स की बात करते हैं तो हम एक बड़ी बेसिक सी बात यूं समझते हैं कि पैरोक्सिसोम बेसिकली डिटॉक्सिफाइंग बॉडीज हैं। इनका काम हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन करना और हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिग्रेडेशन करना है। हम लोग एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट ये समझते हैं कि पैरोक्सिसोम आपके पास इस तरह के ऑर्गेनेल हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर इन साइज होता है और ये 0.5 माइक्रोमीटर इन साइज के ये जो ऑर्गेनेल हैं इनके पास पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम्स हैं। मिसाल के तौर पर दे कंटेन स्पेसिफिक एंजाइम्स ऑफ oxidase, either they contain peroxidases या they contain catalase। इन तमाम एंजाइम का बेटे पर्पस ये होता है कि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को फॉर्म करें या डिग्रेड करें, लेकिन आपके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन को रिमूव करें। फॉर एग्जांपल मैं आपसे यूं बात करता हूं कि आपके पास लेट सपोज ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास ये रिएक्टिव हाइड्रोजन है। ये वो रिएक्टिव हाइड्रोजन है जो आपके लिए कार्सिनोजेनिक हो सकती है। तो ये एंजाइम क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन से इसको बाइंड करवाएगा और ये इसको कन्वर्ट कर देगा और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्री करेगा, साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। चूंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी ज्यादा होना आपके लिए डेंजरस हो सकता है, इस वजह से ये किसी एक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज करेगा, उस बनने वाली हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज करेगा और परऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू उसको फिर से फ्री किया और इसको कन्वर्ट कर दिया सिंपल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर। तो दिस इज हाउ इट इज इन्वॉल्व्ड इन। लिख के किया है बेटे, वैसे मैं फिर से बता देता हूं। हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि आपके पास बेटे ये एक कंपाउंड है, फर्ज करें कि ये अल्कोहल है और ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर कोई रिएक्टिव हाइड्रोजन है जो आपके लिए कार्सिनोजेनिक हो सकती। हम लोग ये समझते हैं कि पैरोक्सिसोम के अंदर ऑक्सीडेजेस हैं, कैटालेजेस हैं। ये क्या काम करते हैं? ये बेटे इसकी करेंगे ऑक्सीडेशन। जब कभी वो इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे ये रिएक्टिव हाइड्रोजन जो आपके लिए डेंजरस हो सकती थी उसने रिमूव कर दी और फॉर्म कर दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड। आप देख रहे हैं
ये H2O2 रिलीज कर दिया और आपके लिए उसने उसको फ्री कर दिया, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसने फ्री कर दिया। लेट सपोज आपके पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो जो कि फिर उस सूरत में मौजूद था, तो वो पारोक्सीडेज से भी ट्रीट करता है। हाइड्रोजन पारोक्साइड जो उसने बनाई उससे उसने ट्रीट किया, आपके इसको फिर उसने फ्री किया और इन हाइड्रोजन्स को यूज करके उसने वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की। हेंस वी कैन से दैट, भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी करते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ब्रेकडाउन भी करते हैं। और अगर फर्ज करें कि इन तमाम एक्टिविटीज के करते करते सेल में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मेरे बेटे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी डेंजरस है। हम एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 40,000 रिएक्शन पर सेकेंड चलाता है। हम ये कहते हैं कि हम इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और हम यहाँ पर इनको न्यूट्रल कंपाउंड्स यानी ऑक्सीजन और वाटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आपके पास हम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं। वो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कंपाउंड्स को रिड्यूस हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फॉर्म करके या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करके करते हैं, और हमारा पर्पस ये होता है कि ये हम डिटॉक्सिफिकेशन करें। अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हो तो वो ये कहता है कि ये भी 1965 में डी ड्यूव ने डिस्कवर किए थे फ्रॉम लिवर सेल्स। तो चूंकि लिवर सेल बेटे एक बहुत बड़ा यूनिट है जहां से हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, तो उसमें पारोक्सिसोम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर आप अगर बात ये करें कि पारोक्सिसोम बेटे मौजूद किस में होते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं भाई ये प्रोकैरियोट्स के अलावा सभी के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे ये आपके पास प्रोटोजोआ हो, चाहे एल्गी हो, या प्लांट्स हो, या फंजाई हो, या बेटे एनिमल्स हो, सब के अंदर ये पाए जाते हैं। अच्छा, मोर ओवर हम लोग मूव करते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स की तरफ। जब कभी बेटे हम लोग ग्लाइऑक्सिसोम्स की बात करते हैं तो हम लोग असल में ये कंसिडर करते हैं कि ग्लाइऑक्सिसोम आपके पास वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर सच अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाएंगे। ये ओनली इन प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स में होंगे, और प्लांट में भी बेटे ये सीडलिंग के दौरान होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होंगे और प्लांट में भी ये सीडलिंग के दौरान होंगे। यानी अब सीडलिंग की क्या बात है, देखिए जी, हम जब कभी सीड की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि सीड आपके पास एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, और हम बेतहाशा फूड जो है वो सीड से इस्तेमाल करते हैं। हम जो गंदम की रोटी खाते हैं, हम जो चावल खाते हैं, हम जो कॉर्न इस्तेमाल करते हैं, वो सारे का सारा मेरे बेटे सीड ही तो होता है। इवन दो कि हम जितनी पल्सेस जितनी दालें खाते हैं वो सारे का सारा सीड ही तो होता है। अब हम ये बात पढ़ते हैं कि सीड की एक्टिवेशन कैसे होती है। देखें, सीड के पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम लोग इसका एंडोस्पर्म कहते हैं। ये एंडोस्पर्म के अंदर फूड स्टोर है। ये एंडोस्पर्म में फूड कार्ब्स भी हो सकती है, इस एंडोस्पर्म में फूड लिपिड्स भी हो सकती है, इस एंडोस्पर्म में फूड प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। जैसे अगर आप किसी पी सीड की बात करते हो तो भाई पीज वो सीड है जिसमें मेजरली कार्ब्स पाए जाते हैं। अगर आप
पल्सेस की बात करते हो, बहुत सी दालों की बात करते हो, तो उसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं। लेकिन अगर आप सेसमिन सीड्स यानी तिल जो आप इस्तेमाल करते हो उसकी बात करते हैं, या आप बेटे कैस्टर बीन्स की बात करते हैं, या आप आलमंड्स की बात करते हैं, या आप मस्टर्ड सीड्स की बात करते हैं, तो बेटे ये सारे के सारे वो कंपोनेंट हैं जिनमें लिपिड्स पाए जाते हैं। ये सब के सब वो हैं जो लिपिड्स कंटेन करते हैं। तो ग्लाइऑक्सीसोम सिर्फ और सिर्फ उन सीड्स के अंदर एक्टिव होता है जिनके पास लिपिड मौजूद होता है। असल में जब कभी आपके पास सीड को एनवायरमेंटल फैक्टर्स में उसकी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती हैं, मिसाल के तौर पर उसको एनवायरनमेंट से वाटर अवेलेबल होता है, उसको एक सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, और दूसरे इन्वायरमेंटल क्लूज आपके पास सॉइल से आइंस, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, तो उसमें जर्मिनेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जैसे जैसे बेटे जर्मिनेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो व्हेनेवर सीड स्टार्ट्स टू जर्मिनेट, वो अपने इन लिपिड्स को कार्ब्स में तब्दील करता है। इन लिपिड्स को कार्ब्स में तब्दील करने का काम ग्लाइऑक्सीसोम्स करते हैं, ड्यू टू अ पर्टिकुलर साइकिल which is named as ग्लाइऑक्सलेट साइकिल। और ग्लाइऑक्सलेट साइकिल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम इसके अंदर फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं सक्सीनेट के अंदर, और दीज सक्सीनेट्स आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, जिसको हम लोग फर्दर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम कंक्लूसिवली इस बात पे पहुंचे कि आपके पास वो तमाम स्ट्रक्चर्स, वो तमाम सीड्स जिनके अंदर लिपिड्स होते हैं, सिर्फ उनके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं, और पी सीड्स या पल्सेस के अंदर। जी बेटे। अच्छा, ये ना बेटे एक पूरा साइकिल चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइऑक्सलेट साइकिल। ठीक है, ये पूरा एक साइकिल है जिसको ग्लाइऑक्सलेट साइकिल। चले मैं आपको ये साइकिल ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये पॉइंट समझिएगा। फर्ज करें मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास ये फैटी एसिड की चेन है, और बेटे हमें पता है कि फैटी एसिड हमारे पास यूजुअली इवन नंबर में होते हैं। अगर लेट सपोज मैं इस फैटी एसिड को यहां से ब्रेक करता हूं, तो इसकी होती है बीटा ऑक्सीडेशन। अच्छा, जब कभी इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है, तो बीटा ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में मेरे पास एक मॉलिक्यूल बनता है जो कि है एसीटाइल को ए का मॉलिक्यूल। ये वही मॉलिक्यूल है जो आप क्रेब्स साइकिल के अंदर भी बनाते हो। ठीक है, हम इसको एक बड़े सिंपल से साइकिल से पास करते हैं जिसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सलेट साइकिल। इस ग्लाइऑक्सलेट साइकिल के अंदर हम इन एसिटाइल को ऐड करते हैं, एसिटाइल कोए ऐड होता है, और हमारे पास रिजल्टेंट मॉलिक्यूल सक्सीनेट अपीयर होता है। तो वो साइकिल सिर्फ उन सीड में चलेगा जिनके पास लिपिड्स मौजूद होंगे। उनकी पहले बीटा ऑक्सीडेशन होगी, ये दो कार्बन सेपरेट हुए, इन कार्बन्स को हम लोग मिलाते हैं और फॉर्म करते हैं C4 वाला एक कंपाउंड विच इज टर्म्ड एज सक्सीनेट। हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो असल में होता यूं है कि यहाँ पर ये दो कार्बन आते हैं, चार कार्बन यहाँ पर मौजूद होते हैं, दो यहाँ से ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 6। जब ये कार्बन 6 हो जाते हैं तो 6 कार्बन में से 4 हमने निकाल लिए, दो कार्बन वाला कंपाउंड यहाँ पे आ जाता है। इसके अंदर हम फिर मजीद एक एसिटाइल कोए ऐड करते हैं जो कि अगेन कन्वर्ट हो जाता है C4 में,
और जो मैलेट की फॉर्म में होता है, और इससे वापस हम ये साइकिल रन करते रहते हैं। तो दिस इज हाउ इन शॉर्ट हमारी किताब ये लिखती है कि हम फैटी एसिड को सक्सीनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बनने वाला जो सक्सीनेट है, इस सक्सीनेट को हम सीड की जर्मिनेशन में यूज करते हैं। एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास दुनिया में सबसे बड़ा सीड कौन सा है, गूगल करने में बेटे टाइम लगेगा। कोकोनट इज द लार्जेस्ट सीड, ठीक है, कोकोनट सबसे बड़ा सीड है। और आपको पता है कि कोकोनट वो सीड है जिसके अंदर लिपिड मौजूद होता है, हम कोकोनट ऑयल कॉमनली यूज करते हैं। तो बेटे आज तक हम लोग ये पढ़ पाए कि व्हाट आर लाइसोसोम्स एंड देन पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइओक्सिसोम्स। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बता दें। बेटे एंडोसाइटोसिस से देखो, ये यहां पर मूव किया मैंने, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन हुई, एंडोसाइटोसिस हुई। एंडोसाइटोसिस से बनने वाला स्ट्रक्चर एंडोसोम। अगर आप सॉलिड की इंटेक कर रहे थे तो फेगोसोम, लिक्विड की इंटेक कर रहे थे तो पिनोसोम, और ओवरऑल एक सादा सा लफ्ज है कि सेल ने किसी चीज की इंटेक की, वो फूड दी, सो इट बिकम्स अ फूड वैक्यूल। चलें, थैंक यू सो मच।